थैंक यू सो मच माननीय ऑनरेबल एमपी नव कुमार सबिया जी और उनके मित्रगण, हमारे पूर्व सांसद मैडम और हमारी अभी की मैडम कैद है। मुझे आप लोगों का नाम ठीक से नहीं पता, फिर भी मैं आऊंगी पूछूंगी नाम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और खास करके हमारे नवकुमार सानिया जी तो हमारे भाई है, पड़ोसी है, असम से है, कोकराझार से है, उसी रास्ते से जहाँ से हम पैदल होकर के आए हैं। हम अरुणाचल प्रदेश से पैदल निकले और दिल्ली तक का सफर तय किया, तो सबसे पहला राज्य हमने छुआ वो है असम, और आप उसी असम धरती से हो और यहाँ पर आज दिल्ली में मिले। बहुत इमोशनल मोमेंट है। थैंक यू सर, यहाँ पे आए, आपने वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट दिया और आपने सही चीजों में, सही मायनों में, सही शब्दों में आपने हमें सच्चाई की तरफ, और हमारे संविधान, हम हर सब कहते हैं ना, खास करके अरुणाचल वालों, जो मेरा बुरी अम्मा लोग है, गांव से बस्ती से आया है, आप लोग एक वर्ड संविधान सुना होगा। हमारे मुख्यमंत्री पेमा खांडू भाई जी ने बोला है, कौन सा संविधान में लिखा है कि चीफ मिनिस्टर का फैमिली बिजनेस नहीं कर सकता है, टेंडर नहीं डाल सकता, ऐसा वो वर्ड सुना है ना? आप लोगों को पता नहीं होगा संविधान मतलब क्या है। आप लोग तो बहुत मासूम हो, आप लोग गांव में रहते हो। संविधान एक ऐसा किताब है, हम लोग इंडियन है, इंडिया एक कंट्री है, और इस कंट्री को कैसे कंट्रोल में रखना है, कंट्री में रहने वाले जितने भी समुदाय के, जितने भी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, उनको कैसे खुश रखना है, उनको क्या हक देना है और उनको कैसे रिस्पेक्ट करना है, और अगर कोई अपने कंट्री के अगेंस्ट कुछ करता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होना है, ये सारे चीजें हमारे संविधान किताब में है। उस किताब का नाम है संविधान, और हम जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ बोलते हैं, हम उस संविधान के दायरे में रह करके ही बोलते हैं। एक प्रकार से अगर हम मान ले, धरती का, भारत देश का अगर हमारा कोई भगवान है तो वो हमारा संविधान है। इसीलिए हम कहते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट हाउस जो है, इस धरती पे बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा होंगे, लेकिन सबसे पवित्र अगर कोई मंदिर है भारत देश का तो वो है हमारा भारत का संसद भवन। उस भवन में हमारे भारतीयों के लिए बहुत सारी योजनाएं तैयार होता है, बहुत सारी नीतियां बनाई जाती है, और हमारे संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो एक सुनहरा संविधान हम लोगों के लिए जो स्थापित किया है, उस संविधान के अंदर अगर कुछ भी अमेंडमेंट्स या कुछ भी करना हो, तो बदलाव लाना हो, कोई संशोधन लानी हो, तो भी हम अपने इंडियन पार्लियामेंट हाउस में हमारे जितने भी एमपीस है, अरुणाचल से 3 एमपीस है, माननीय श्रीमान किरण रिजिजू जी जो एमपी नहीं बल्कि इस देश के नीति और कानून के मंत्री जी है, वो मोदी जी के सरकार में, और दूसरा एमपी है हमारा ईस्टर्न अरुणाचल से श्रीमान कपिल गांव जी, और तीसरा हमारा राज्यसभा का एमपी है श्रीमान नावम रिबिया जी। ये तीनों एमपी सांसद भवन में बैठते हैं इंडियन पार्लियामेंट हाउस में, और उसको वहां तक हम लोगों ने भेजा है, आप लोगों ने, हम लोगों ने भेजा है। और ये जो एक प्रक्रिया है, जो एक प्रोसीजर है, ये पूरा संविधान के अंदर से होके जाता है। तो खास और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे भारत देश का संविधान दिवस है। तो संविधान दिवस में सर आप आए और हमें 2 शब्द आशीर्वाद के दिए, ये बहुत बड़ी बात है। हमें पता नहीं था कि आप हमारे सामने ऐसा कोई कार्यक्रम चल रहा है, हम तो अपने नॉर्मल रूटीन से हम अपना धरना कर रहे थे, आप आइए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और सर आप नोटिस से हो, सर हम काफी महीने, पिछले 2 महीने से यहाँ जंतर मंतर पर चिल्ला रहे हैं, हम यहाँ डटे हुए हैं, लेकिन हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा। तो हम अपनी तरफ से टीम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के तरफ से सर आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं, हमारा जो मुद्दा है उसको आप संसद में जरूर उठाइएगा, संसद में उछालिएगा, और करप्शन के ऊपर, खास करके अरुणाचल प्रदेश में चल रहे हैं ऐसे करप्शन के ऊपर आप जरूर वहाँ आवाज उठाइएगा और हमारे मुद्दों पर चर्चा कीजिएगा, सवाल कीजिएगा भारत की सरकार से कि क्यों नहीं सुनते अरुणाचल प्रदेश के लोगों को, क्यों आपने कान बेड़ा और आंख अंधा
के रखा हुआ है। ये सवाल सर आपको पार्लियामेंट में एंट्री है तो हम अपना जो मेमोरेंडम का कॉपी है वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। प्लीज सर हमारे हक के लिए एक आवाज पार्लियामेंट के अंदर बोलिएगा। थैंक यू। ऐसे मेरी आवाज भी दबी हुई है, बहुत ज्यादा बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि पिछले 2 दिन पहले हमारे साथ बहुत बुरी घटना घटी है। इसका विश्लेषण मैं बाद में करूंगी क्योंकि ये जो आप लोगों की जो पत्रकारिता है ये एक तरफ कहे तो अमृत है, दूसरी तरफ कहे तो जहर है। आप लोग जितना प्रकाशित करते हो चाहे वो खबर झूठी हो या सच्ची हो, आप लोग हर एक तरीके से खबर चला देते हो और वो खबर जनता के बीच में एक आग की तरह फैल जाती है और जनता उसको सुनकर देखकर कभी कभार जनता धोखे में चले जाते हैं और विश्वास कर बैठे हैं। तो इनमें आप लोगों का भी बहुत योगदान रहा, रोल रहा। कभी मुझे गंदा, चरित्रहीन, तुच्छ नारी साबित करने में तो कभी मुझे एक अच्छी माता, एक अच्छी बहन, एक अच्छी बेटी साबित करने में। ऐसे ही जब से मैं अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का मुहिम लेकर अरुणाचल से दिल्ली तक आ रही हूँ, पैदल चलते चलते मैं दिन भर पैदल चलते चलते थक जाती थी। रात को मैं बिलक बिलक कर रो कर जहाँ पर भी मुझे जगह मिलती थी वहाँ सो जाती थी। तो उस बीच में अरुणाचल प्रदेश में कुछ ऐसे भी नारियां हैं जिसको अगर हम सुर्खनखा की दर्जा भी दे तो ही कम है। डायन भी 7 घर छोड़ के ही जाती है। डायन जो होती है, सुनते हो ना आप लोग, डायन भी 7 घर छोड़ देती है। लेकिन ये जो 3 महिलाएं हैं, ये 3 महिला, उनमें से दोनों मेरी अपनी भाभियां हैं। दोनों ने मुझे ननद तो बहुत दूर की बात है, दोनों ने एक इंसानियत तक का भी वो नहीं रखा। तो ऐसी नारियों ने एक गंदी साजिश रची जिसको रचवाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी जो आसमान में बैठते हैं, पेमा खांडू जी आसमान में बैठते हैं, हम सारे अरुणाचल के जनता सड़क पर बैठते हैं। हम सड़क चाप लोग हैं। ये सच कहा आपने मिस्टर पेमा खांडू। तुम आसमान में सोते हो, सैटेलाइट में घर बनाकर रहते हो, हम जमीन पर रहते हैं, तो हम सड़क चाप लोग हैं और हम गर्व से कहेंगे कि हम सड़क चाप लोग हैं। वी आर वेरी मच प्राउड दैट वी आर स्ट्रीट बेगर्स। यस, किसने बनाया हमें सड़क चाप? तुमने बनाया पेमा खांडू। हमारे हिस्से का पैसा खा करके तुम राजमहल बना करके आराम से एसी कमरे में रहते हो और किसी समारोह में जाकर के कहते हो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन सड़क चाप लोग हैं। उन लोगों की कोई अहमियत नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूँ पूरे अरुणाचल प्रदेश के जनता से, कितने प्रतिशत लोग हैं जो महलों में रहते हैं और कितने प्रतिशत लोग हैं जो सड़कों पर रहते हैं? हमारे पास तो घर भी नहीं है, हमारे पास रहने को पक्का मकान नहीं है, इसीलिए हम सड़क चाप है। और इसी एक सड़क चाप नारी के चरित्र को चरित्रहीन बताने के लिए तुम लोगों ने इतनी गंदी साजिश रची कि एक मासूम लड़की को कहीं से उठा करके मेरे खिलाफ बयानबाजी करवाया, मुझे गंदे कार्यों में लुप्त होने का बताया। वही बहन आज खुद सुधर कर, समझ कर, उसकी अंतर आत्मा जागी है, वो बहन यहाँ पर पहुंच चुकी है दिल्ली के जंतर मंतर में। तो मैं बुलाना चाहूंगी बहन, हमारी प्यारी बहन तनिया जूली जी को, तनिया जूली और जुनू जी को, आप एक बार आइए और हमारे पूरे भारत देश के जनता को अपना एक बार चेहरा दिखाइए और 2 शब्दों में बताइए कि किस तरीके से गंदी साजिश रची गई टोको शीतल को बदनाम करने के लिए। आवाज लाउड थोड़ा बोलना, लाउड आवाज नहीं आ रही। शासन हिंसा का काम आप लोग कर रहे हैं। आप लोग जो बता रहे हैं मैं वो बात को
ये मैं गलत बोला, आप लोग जो भी बोला वो गलत बोला। हम सबकी सभा मंत्री के बात कर रहे हैं, हमको माफ और करें। साथी जो आएंगे उनके लिए व्यवस्था किया जाएगा, लेकिन जब तक आप व्यवस्था को जो दिया गया है इस व्यवस्था को थैंक यू। छोटी बच्ची है, कच्ची उम्र की लड़की है, औरत है कच्ची उम्र की, 2 बच्चों की माँ है, और पहली बार इस तरीके से जंतर मंतर के मंच से बोलना हर एक के लिए बहुत कठिनाई की बात है। वो बेचारी बहुत मासूम है, इनोसेंट है। आप लोग देखिए इनको किस तरीके से मोहरे बना करके मुझे जाल में फंसाने के लिए, ताकि मैं ये करप्शन के अगेंस्ट में आवाज ना उठा सकूं, राज्य सरकार के घोटालेबाजों के ऊपर में मैं आवाज बुलंद ना कर सकूं। इसीलिए मेरी आवाज को दबाने के लिए ऐसे मासूम लड़कियों का सहारा लिया गया और मुझे बदनाम करने के लिए इनके नाम से एफआईआर दर्ज करवाया पुलिस स्टेशन में, जिसके ऊपर उन लोगों ने मुझे सम्मन तक इशू किया। उनका बस चलता तो मुझे यहाँ से घसीटता हुआ अरेस्ट करके ले जाते। मैंने तो बोला भी था मुझे अरेस्ट करके ले जाओ, लेकिन वो आए नहीं। जो भी हो, खैर बहुत बहुत धन्यवाद जूली बहन जी, आपने अपनी गलती को स्वीकारा और यहाँ तक दिल्ली तक खुद पहुंचकर जंतर मंतर के इस मंच से आपने ये टेस्टिमोनी देके साबित कर दिया कि इंसानियत आज भी इस देश में बसता है। जहाँ राक्षसों का, शैतानों का डेरा है, वहाँ पर जूली एक मिसाल है कि जूली के अंदर आज भी इंसानियत बसती है। जोरदार तालियां जूली के लिए।